नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से उन्होंने केंद्र में सत्ता संभाली तब से सरकार ही नहीं, गवर्नेंस ही नहीं, पार्टी को भी बदलने का प्रयास कर रहे हैं। वो लगातार उनकी कोशिश है कि पार्टी में और सरकार में भी पीढ़ी परिवर्तन हो, और इस पीढ़ी परिवर्तन का मकसद ये है कि भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को तैयार किया जाए। भविष्य के लिए यानी आने वाले समय में ऐसा ना हो कि जब जो अभी नेता हैं वो रिटायर हों, उनके रिटायर होने का समय आए, तब जो है दूसरी पीढ़ी में कोई ऐसा व्यक्ति हो नहीं, नेतृत्व हो नहीं जो उनकी जगह ले सके। इसलिए ये प्रयास हो रहा है कि लगातार इस पर जो है काम होना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से मतलब आज से करीब जो है 17, 18, 19 साल पुरानी बात है, तब से उनके मन में ये है कि इस तरह का काम होना चाहिए और ये संघ को करना चाहिए। उन्होंने संघ के कुछ बड़े पदाधिकारियों के सामने प्रस्ताव रखा था कि हर प्रदेश में टैलेंट स्पॉट करने की कोशिश होनी चाहिए, प्रतिभा की खोज होनी चाहिए, जिनमें नेतृत्व का गुण हो। ऐसे 20-25 लोगों को ग्रूम किया जाए, उसमें अलग अलग जिम्मेदारियों के लिए, जिला स्तर के लिए, मंडल के लिए, प्रदेश के लिए और राष्ट्रीय जिम्मेदारी के लिए। तो उनका ये कहना था कि ये जो प्रोसेस चलेगा 5 से 10 साल, उसमें कई लोग ऐसे निकलेंगे जो प्रदेश के स्तर पर नेता नज़र आएंगे आपको, प्रभावी और जनाधार वाले, और उसमें से 2 या 3 ऐसे निकल सकते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर जिनको भूमिका दी जा सकती है। तो उस समय जो है बीजेपी में तो ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं, हालांकि बाद में कोशिश की गई। जब से मोहन भागवत नंबर 2 बने आरएसएस में, तब से ये प्रयास हुआ। सबसे पहले उन्होंने संघ में पीढ़ी परिवर्तन कराया कि तमाम बड़े पदाधिकारियों को 50 साल की उम्र सीमा बांध दी, उससे कम के होंगे। उसके बाद जो है बीजेपी में ये दौर शुरू हुआ। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने ये शुरू किया एक अघोषित, मतलब ये कहीं पार्टी के संविधान में नहीं लिखा है कि 75 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको चुनावी राजनीति से बाहर हो जाना चाहिए, तो उनको टिकट नहीं मिलेगा, उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। अगर विधायक हैं या सांसद हैं तो उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा 75 साल की उम्र पूरी होते ही। तो ऐसे कई लोग गए। फिर उनका अभियान चला परिवारवाद पर। इसके लिए उन्होंने शुरू किया, उन्होंने पहले ही अपने कार्यकाल में जो मंत्रियों के पुत्र थे उनसे परहेज़ किया, उनको मंत्री नहीं बनाया, केंद्र में नहीं बनाया। उसके बाद राज्यों में कोशिश की, और उसका एक उदाहरण आपको दें कि किस कड़ाई से इसको लागू किया गया। अपवाद 1-2 छोड़ दीजिए तो बाकी जो है कि हरियाणा में चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने बेटे को, आईएएस से वो रिटायर हुए थे, उनको लोकसभा का टिकट दिलाना चाहते थे। पार्टी ने शर्त रखी कि आपको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, और राज्यसभा से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, लोकसभा का चुनाव हुआ, उनके बेटे जीत गए। उसके बाद वो थोड़ा आनाकानी करने लगे, तो बुलाकर कहा गया साफ साफ कि जो कहा गया था, जो आपने तय किया था, वादा था, वो पूरा करिए, और उनसे राज्यसभा से भी इस्तीफा ले लिया गया। वसुंधरा राजे सिंधिया, तमाम कोशिश उन्होंने कर ली 2014 के चुनाव के बाद कि उनका बेटा केंद्र में मंत्री बन जाए, नहीं बनाया। उनको ये गलतफहमी हो गई थी कि 2014 में राजस्थान में जो 25 की 25 सीटें बीजेपी जीती वो उनके कारण थी, क्योंकि वो समय मुख्यमंत्री थी। 2013 में चुनाव जीत कर आई थी, उसके बाद 14 में लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तब वो मुख्यमंत्री नहीं थी, और बहुत ही अलोकप्रिय होकर जो है सत्ता से बाहर गई थी। इतनी भारी नाराज़गी थी बीजेपी से, उतनी नाराज़गी लोगों की नहीं थी जितनी वसुंधरा राजे सिंधिया से थी। इसके बावजूद 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए दिसंबर में, और वसुंधरा राजे सिंधिया और बीजेपी की बुरी हार हुई। उसके बाद 2019 में अप्रैल-मई में हुए चुनाव लोकसभा के, बीजेपी फिर से 25 की 25 सीटें जीती। तो ये जीत मोदी की थी, किसी वसुंधरा राजे, किसी शिवराज चौहान या किसी और नेता की बात कर रहा हूँ, किसी की जीत नहीं थी। लोकसभा चुनाव की जीत, उसका सेहरा अगर किसी एक व्यक्ति के सिर बंधना है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। तो ये गलतफहमी दूर कर दी लोगों की। उसके बाद उन्होंने इस बात को कड़ाई से लागू करना शुरू किया, और अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उनमें ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में
किसी सांसद या मंत्री के पुत्र को टिकट नहीं लेने दिया जो पहले से राजनीति में नहीं था। जो पहले से था, विधायक था, उसकी बात छोड़ दीजिए, उसके अलावा किसी को बहुत दबाव था, बहुत सारे राज्य के मंत्री और सांसद ये चाहते थे कि उनके बेटे बेटी को टिकट मिल जाए, नहीं मिलने दिया। और बाद में पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया कि अगर आपके बेटे बेटी को, परिवार के लोगों को टिकट नहीं मिला तो उसका दोषी मैं हूँ, वो पाप मैंने किया है, तो आप मुझे दोष दीजिए। तो ये उन्होंने नहीं कहा कि जो है वो इलेक्शन कमेटी ने तय कर दिया, स्टेट यूनिट ने तय कर दिया, मुख्यमंत्री नहीं माने, फलाने नहीं माने, प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसा किया, किसी पर नहीं डाला। अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि मैंने किया ये। और उसके बाद उसका नतीजा देखिए कि कई लोगों को नाराज़गी भी हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वो इससे टस से मस नहीं हुए कि आपके परिवार से एक ही व्यक्ति रहेगा राजनीति में। अगर पहले से कोई है तो दूसरा आएगा तभी जब पहला जाएगा। लेकिन पीढ़ी परिवर्तन के लिए खास तौर से मुख्यमंत्री के स्तर पर परिवर्तन का सबसे अच्छा समय होता है जब आप चुनाव जीत कर आते हैं। उस समय परिवर्तन करना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत कि चुनाव से पहले करें। अब 3 राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों ने मिलकर तय किया कि नया नेतृत्व राज्य में जाना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में उमा भारती को भेजा गया, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को भेजा गया और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को। ये तीनों केंद्र में मंत्री थे। केंद्र में मंत्री पद से इस्तीफा दिलाकर इनको भेजा गया। इनमें सबसे ज़्यादा नाराज़ जो है वो रमन सिंह के परिवार के लोग हुए कि इतने साल की तपस्या के बाद अभी तो जो है मंत्री बनने का मौका आया था और अभी जो है हटा दिया गया। इसी तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया, वो भी नाखुश थीं। उनको तो मनाया जाता रहा कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जाकर पदभार ग्रहण कर लीजिए। विदेश चली गई, छुट्टी से लौट कर आई, नेता बुलाते रहे, आई नहीं दिल्ली। बड़ी मुश्किल से समझाने बुझाने पर वो राजस्थान गई। रमन सिंह लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 15 साल। उमा भारती एक मामले में इस्तीफा देकर गई, उसके बाद उनकी वापसी नहीं हुई। उसके बाद बाबूलाल गौड़ बने थोड़े समय के लिए, फिर शिवराज सिंह चौहान नवंबर 2005 में बने। तब से 2018 में पार्टी की हार तक बने रहे। उसके बाद जब फिर से फरवरी मार्च 2020 में सरकार बनी ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 विधायकों के आने से, तो फिर से मुख्यमंत्री बने। वसुंधरा राजे सिंधिया 3 में जीती, 8 में हार गई, फिर 13 में जीती, 18 में हार गई। अब पार्टी के सामने बड़ी दुविधा है कि ये परिवर्तन किया जाए या नहीं किया जाए। करने का यही समय है या और इंतज़ार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में तो बड़ा स्पष्ट है कि रमन सिंह को फिर से आजमाने वाली नहीं है पार्टी। उनको मुझे लगता है बता भी दिया गया है। हालांकि 2018 की हार और लोकसभा चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह और वसुंधरा राजे तीनों को केंद्र में, मतलब राष्ट्रीय पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया था, ये संकेत देने के लिए कि आप राज्य की राजनीति से निकल आइए। लेकिन रमन सिंह के सामने कोई विकल्प नहीं था। बाकी ये दोनों लोग चाहते नहीं थे आना। और जो है वसुंधरा राजे सिंधिया मुश्किल से कभी बैठक में आई होंगी, नहीं तो ज़्यादातर समय वो अनुपस्थित ही रही। शिवराज चौहान ऐसे आदमी हैं जो वो समय देख कर चलते हैं, कब झुकना है कब तनना है ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए वो समय खराब था तो वो झुक कर रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये तो नहीं कहेंगे कि तन गए हैं, लेकिन थोड़ा परिवर्तन तो निश्चित रूप से आ गया है। शुरू में लगा कि अब उनका वो ऑरा जो था, उनकी जो चमक थी चली गई है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से अगर आप देखें तो एक नई स्फूर्ति आई है, क्योंकि ये डर सता रहा है कि बदल दिए जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या शिवराज चौहान अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये कोई भरोसे के साथ नहीं कह सकता। दूसरी बात, क्या विधानसभा चुनाव में पार्टी उनको मुख्यमंत्री के रूप में पेश करेगी, ये भी नहीं कहा जा सकता। क्या असम जैसा उदाहरण मध्य प्रदेश में वो प्रयोग लागू होगा कि मुख्यमंत्री के रहते हुए
कोई दूसरा व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार होगा और चुनाव में जीत के बाद उसे बना दिया जाएगा। जैसे सर्बानंद सोनोवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हुए, चुनाव जीता, उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा को कमान सौंप दी गई। ये भी उदाहरण है। राजस्थान सबसे ज़्यादा फंसा हुआ है। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या किया जाए ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। राज्य की जो इकाई है उसका कोई बस वसुंधरा राजे सिंधिया पर है नहीं। वो दरअसल महारानी कभी रही होगी, लेकिन भाजपा में, राजस्थान भाजपा में वो अब भी महारानी है। वो उसी तरह का ट्रीटमेंट चाहती हैं, वो उसी तरह का व्यवहार बाकी लोगों से चाहती हैं। वो इस बात से नाराज़ हो सकती हैं कि पार्टी दफ्तर में जब वो आई तो पार्टी दफ्तर का जो मेन पोर्च है, पोर्टिको है, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी, सब नेता की गाड़ी खड़ी होती है, वहाँ किसी और की गाड़ी खड़ी है। अगर उनकी गाड़ी के लिए पहले से जगह नहीं खाली की गई है तो लौट सकती हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। शीर्ष नेतृत्व तो अभी ऊहापोह में है, तय नहीं कर पाया है कि वसुंधरा को साथ लेके चलना है। साथ लेके चलना है मतलब ये नहीं है कि पार्टी से उनको बाहर कर दिया जाएगा, कि उनको प्रोजेक्ट किया जाए या नहीं। वसुंधरा राजे सिंधिया फ़ायदा कितना करा सकती हैं इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन वो नुकसान करा सकती हैं ये निर्विवाद बात है। एक समय वो अपनी अलग पार्टी बनाने की तैयारी भी कर चुकी थी, लेकिन फिर उसके बाद मामला रफा दफा हो गया। अब भी वो किसी तरह के समझौते के मूड में नहीं नज़र आ रही हैं। मुश्किल ये है कि केंद्रीय नेतृत्व में वो जिससे मिलना चाहती हैं उससे मिलने का समय नहीं मिल रहा है, और जिससे नहीं मिलना चाहती हैं उससे मजबूरी में मिलना पड़ रहा है। तो उनको पता है कि उनके बारे में फ़ैसला जल्दबाजी में नहीं होने वाला है। जो भी फैसला होगा अंतिम समय पर होगा। पार्टी के एक वर्ग का मानना है कि उनको ये आखिरी मौका मिलना चाहिए, उसके बाद फिर वो 75 साल वाले नियम के तहत आ जाएंगी तो अपने आप बाहर हो जाएंगी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भाई 2-2 बार पार्टी ने जिताकर सरकार बनवाई, 2003 में और 2013 में। दोनों बार वसुंधरा राजे सिंधिया चुनाव हार गईं। मुख्यमंत्री रहते हुए, दोनों बार मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गई। तो इसलिए उनको प्रोजेक्ट करने का नुकसान हो सकता है। और लोग याद दिलाते हैं 2018 में नारा क्या लगा था। नारा लगा था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो क्या अब लोगों का मन बदल गया? हालांकि अशोक गहलोत ने जितनी मदद की है वसुंधरा राजे सिंधिया और बीजेपी की राजस्थान में, उतनी मदद तो भाजपा के लोग भी नहीं कर सकते। उन्होंने जिस तरह से सरकार चलाई है, कांग्रेस में जिस तरह का अंदरूनी झगड़ा है, उसमें ये तय नज़र आ रहा है कि बीजेपी राजस्थान अगले चुनाव में जीतने जा रही है। कांग्रेस की हालत बहुत बुरी होने वाली है। लेकिन फिर सवाल वही है कि क्या पीढ़ी परिवर्तन का समय आ गया है? क्या पीढ़ी परिवर्तन का कड़ा फैसला? बहुत सी जगहों पर फैसला बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैसला इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों नेता 75 साल वाले नियम में भी नहीं आते और दोनों नेताओं का अपना जनाधार है। इसलिए, और दूसरी बात जो ज़्यादा मुश्किल पार्टी हाईकमान के लिए है कि दोनों राज्यों में कोई क्लियर कट लीडरशिप नहीं है सेकंड रैंक, जिसके बारे में कहा जा सके विश्वास के साथ कि ये हैं, इनको बनाया जा सकता है। तो एक बात तो तय मानिए कि अगर इन दोनों को प्रोजेक्ट नहीं किया गया तो किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया गया और चुनाव जीतती है पार्टी, तो किसी को भी बनाने में आसानी होगी। लेकिन प्रोजेक्ट करने के बाद फिर बदलना ये बहुत मुश्किल काम है, और शायद इसका मैसेज भी अच्छा नहीं जाएगा कि किसी को आपने प्रोजेक्ट किया मुख्यमंत्री के रूप में, चुनाव जीत गए, चुनाव जीतने के बाद कह रहे हैं कि नहीं अब आपको नहीं बनाएंगे। तो मुझे लगता है पीढ़ी परिवर्तन के जितने फैसले किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 साल में, उन सब में सबसे ज़्यादा मुश्किल फ़ैसला उनके लिए और अमित शाह के लिए होगा 2023 में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बारे में फ़ैसला करने में। देखिए, बीजेपी की इस समय 12 राज्यों और पुदुचेरी जो केंद्र शासित क्षेत्र है लेकिन असेंबली है, वहाँ 13 राज्यों में कहीं सरकार है। 13 में से 7 राज्यों में मुख्यमंत्री 42 साल से 59 साल के बीच में हैं, यानी 42 से 59 के बीच में हैं। उनकी उम्र की बात कर रहा हूँ। तो एक
आधे से ज़्यादा मुख्यमंत्रियों में पीढ़ी परिवर्तन कर दिया है। बाकी 60 से लेकर 71 तक हैं। सबसे उम्रदराज हैं पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी। तो इसलिए अब जिन राज्यों में चुनाव होना है, परिवर्तन का समय वहाँ आएगा, और उसमें जहाँ मुख्यमंत्री है वहाँ भी, और जहाँ नहीं है और पार्टी जीत जाती है वहाँ भी। तो जहाँ पार्टी सरकार में नहीं है और कोई मजबूत नेतृत्व नहीं है राज्य में, वहाँ फैसला ज़्यादा आसान होता है। मुश्किल दूसरी तरह की होती है कि चुने किसको जो चला सके। उत्तराखंड का उदाहरण है, 2 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, हटाने पड़े, तीसरा आया तो उसने उबारा। इसलिए ये मोदी का जो ऑपरेशन पीढ़ी परिवर्तन है, उसकी अग्नि परीक्षा कहिए एक तरह की, वो 2023 में होने वाली है, इन 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव से पहले। क्योंकि अभी गुजरात में और फिर हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद फिर जो है तेलंगाना में चुनाव होना है। इन राज्यों में जो है पार्टी के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन 2 राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों में पार्टी के सामने समस्या है कि अगर शिवराज सिंह चौहान को हटाए तो क्यों हटाए, क्या वजह है। उन्होंने ऐसी गलती कोई नहीं की है, लेकिन वहाँ राज्य में एक बात अजीब सी चली है। 2018 में पार्टी के हारने का भी एक कारण था कि बहुत समय हो गया, ऊब गए हैं। एक जो फैटीग फैक्टर आता है किसी नेता से या किसी पार्टी से, वो आता है जब तक आप लगातार अपने को बदलते न रहें। गुजरात में बीजेपी अपने को लगातार बदलती रही है। इसलिए आप देखिए कि 1995 से आज तक 27 साल से सत्ता में है, और आगे आने वाले समय में भी हटने वाली है, ऐसा नज़र नहीं आता। तो इसलिए परिवर्तन ये मूल मंत्र है। वो चाहे नेता हो, चाहे संगठन हो, चाहे सरकार हो, बदलाव नहीं होगा, कहते हैं ना, ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। इसीलिए कहा गया है चरैवेति चरैवेति चरैवेति। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।